कथा साहित्य के प्रिय श्रोता बंधुओं, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत सालों पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, नया ठाकुर। उस कहानी के प्रकाशन से पहले मेरे एक साहित्यिक मित्र ने उस कहानी को पढ़ा था। उन्होंने उसे हिंदी की एक सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजने की सलाह दी थी। उक्त महान पत्रिका के महान संपादक को कहानी तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसे उन्होंने अपनी महान पत्रिका में पता नहीं किन कारणों से प्रकाशित करने से मना कर दिया था। साथ में उन्होंने एक टिप्पणी अस्वीकरण के साथ संलग्न कर दी थी कि आज कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी जा रही है जिसमें बेकारी, भूखमरी और गरीबी का यथार्थ चित्रण किया गया हो। मुझे उनकी इस टिप्पणी पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि नया ठाकुर कहानी में ग्रास रूट लेवल पर जाकर जिस तरह से गरीबी, भूखमरी, बेकारी को केंद्र में रखकर कथानक का ताना बाना बुना गया है, मेरी समझ से ऐसा किसी अन्य कहानी में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नया ठाकुर में समाज में जाति व्यवस्था के सबसे भद्दे चेहरे को उकेरा गया है। यह भी दर्शाया गया है कि समाज में दलन के शिकार समुदाय किस तरह से अपने ऊपर किसी बड़ी जात का चोला ओढ़ लेते हैं। बहरहाल, साहित्य को टुकड़े टुकड़े करके लेखों में बलवा, फसाद और भयंकर भेदभाव पैदा करने वाले उस महान साहित्य भंजक की टिप्पणी से उत्साहित होकर मैंने एक और कहानी लिखी। उसी समय लिखी थी, जो कुछ पत्रिकाओं में भूख के साथ धींगा कुश्ती, भूख भड़साए, भूख का पुनर्जन्म जैसे शीर्षकों के तहत प्रकाशित हुई थी। यह कहानी भूख और गरीबी का जैसा नग्न चित्र प्रस्तुत करती है, उसे देख सुनकर मन जुगुप्सा से भर जाता है। कृपया जब खाली समय हो तभी इसे सुनिएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। तो लीजिए, पेश है कहानी भूख के साथ धींगा कुश्ती। जब तक नदी नालों में पानी लबालब रहता है, आंखों में भी पानी का अकाल नहीं पड़ता। जरा सी बात पर आंसू ऐसे भरभराने लगते हैं जैसे माघ फागुन में बिना हवा के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। पता नहीं किन ताल तलैयों से आंखों में इतना पानी भरता रहता है कि ऊँ आँव किए बिना ही गाल गीले हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गांव जवार में पानी सूखता जाता है और उपजाऊ जमीन पपड़ा कर दियर में बदलती जाती है, वैसे वैसे निचार दोपहरी की धूप का डर हिहियाते भूत सरीखा मन में उतरता जाता है। अगर कुआर कार्तिक में दोपहरिया नहीं होती तो जमीन का पानी भी इस कदर सूरज का ग्रास नहीं बनता। शरीर का खून सूख कर हाड़ मांस इस तरह चिचुक नहीं जाता। पेट पीठ से चिपक कर छिपली नहीं बन जाता। आंखें 1.5 इंच धंसकर गहरा कटोरा नहीं बन जाती। इस बुजरी लपट मारती हवा ने भी गला टीप रखा है। जब उसनती हवा फेफड़ों में उतरती है तो लगता है कि उसके करंट से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। एक पल में मुंह से सारा खून भल भल जमीन पर छितर जाएगा और बेदम देह वहीं गिरकर कायदे से छटपटा भी नहीं पाएगी। खरबुटना को सवेरे सवेरे खुद पर बड़ा तरस आ रहा था। कल आधी रात तक बंजर खेतों में डाएं डाएं भटकता रहा। गढ़ियों में सांप छछुंदरों के बिलों में अपने लुआठ हाथ डाल डालकर जोहता रहा कि कोई मूस भले ही हाथ ना लगे, लेकिन एकाध छछुंदर ही मिल जाए तो पेट की भड़साए की थोड़ी आग बुझे। अंधेरे में जहाँ भी जरा सा गड्ढा नजर आता, वह उसमें हाथ डालने की कोशिश करता। उसकी अंगुलियां खुरपी से भी ज़्यादा तेज चल रही थीं। पैर फावड़े से भी तेज चलकर मिट्टियां हटा रहे थे, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगती। पर उसे लग रहा था कि आज उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, इसलिए उसे पैरों में चुभने वाले बबूल के कांटों को निकालने की भी फुर्सत नहीं थी। हाथ के नाखूनों में घुसी 1.5 सेर मिट्टी की भी कोई परवाह नहीं थी।
आखिर 2 दिनों से उसे खाने को कुछ भी नहीं जुड़ा था। परसों पौ फटने से पहले लुक छिपकर कोठी के पिछवाड़े गया था और नावधान से निकलने वाले पानी को एक गगरी में इकट्ठा करके और उसे चींकट अंगोछे से छानकर 2-3 बार गटक कर गला तर किया था। बस तब से इतना ही खाया पिया था। ई दहिजरवा मुकुरजी चौधरी के नौकर चाकर सुबेरे से सांझ तक इहें डेरा डंडा डाले रहते हैं। हम खटिक पासी जनों के वास्ते एक को जिंदा मूस नहीं छोड़ते। एक तो उस ससुरों के लिए शहर से कलेवा आता है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ से। दूसरे उनके ये जने हमारे खाना खुराक पर सारा दिन ग्रहण लगाए बैठे रहते हैं। उसे लगातार बुदबुदाते रहने से बड़ा संतोष मिल रहा था, बल्कि इससे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। आज भिनसारे से लेकर खड़ी दोपहरिया के बीतने तक वह एक घोड़े की ओट में खरारी जमीन पर लेटे लेटे बबुआनों के ढीठ नौकर चाकरों को निहारता रहा है। उनके हाथ बड़ा माल पानी लग रहा था। जिंदे मुष्टंडे मूसों से उनकी बोरियां भरती जा रही थीं। पास में ही उछलते कूदते उनके लौंडे लफाड़े कुछ मूस भुन भुन लगातार खाए भी जा रहे थे। जब वे नाखूनों से निकोर निकोर भुने मूसों की खाल उतारते तो उसके मुंह से लार टपकने लगता। भूख की बेहाली में आंखें रो रो कर और धंसती जा रही थी। ऐसे में जी करता था कि वह खरहे की भांति कुनाचे कलैया मारते हुए उन मूसखोरों के हाथों से सारे मूस एक ही झपट्टा में लूट ले, जिन्हें वह गबर गबर भकोस कर अपनी भूख मिटा ले। लेकिन अगले ही पल उनके हाथों पिट पिट कर बेमौत मरने के ख्याल से उसके बदन में झुरझुरी सी होने लगती। बाप रे बाप, उसे पलटुआ को मार खाकर मरने का दृश्य अभी भी बौखला देता है। उसे यह तो याद नहीं है कि वह घटना कितने दिन पुरानी है। हाँ, पलटुआ के मरने के बाद से उसने कोई 7 बार भरपेट सांप और मूस भुन भुन खाया है, यानी कोई 3 हफ्ते तो बीते ही होंगे। उस दिन सूरज खोपड़ी पर भट्ठी जैसा सुलग रहा था। वह और पलटुआ यह तय करके आए थे कि वे आज चाहे जो भी हो उन लठैत मूसखोरों के बीच जाएंगे और उनके छौनों से भुने मूसों की पोटलियां झपट कर भाग खड़े होंगे। लंगड़ा पलटुआ अपनी झोपड़ी से निकलकर रास्ते भर बतियाता जा रहा था। जवाब में खरबोटना अपना राग आलापने लगा। ऊ लंठ जमींदारन के कमकर अपन को राय ठाकुर से कमतर नहीं बूझते हैं। ई जमीन को अपने पुरखन की जमीन मानते हैं। कल तक यहाँ खेत खलिहान रहा जो हम जने अपना मेहनत से सोना उगाते थे। मजे में लिट्टी चोखा खाने का बंदोबस्त हो जाता था। लेकिन जब से बरखा के बिसुक जाने से यहाँ सूखा पड़ा है और कुल जमीन दियरा बन गया है, हमारे बाप दादा लोग अपना खेत बार गाय गोरू इन ससुरों को कौड़ी के भाव बेच के हम जने को ई लायक भी नहीं छोड़ा कि हम अपनी ही माटी में से कीड़े मकोड़े बिन बिन के खा सके। बस एक दौरी जवार और एक झूरी बाजरा के वास्ते कहूँ कागज पर अंगूठा टेप देते थे। ऊ ससुरे तो अपनी जिंदगी का परगाह तुरा के सड़क में बैठे मौज उड़ा रहे हैं। हम चूतिए यहाँ घूम घूम के अपना पेट जला रहे हैं। अब इन मौगुणों को देखो, दिन भर हमारे खेत से चूहा चिचोड़ते हैं और रात में अपने मालिकन से गणमरूनी खेलते हैं। खरबुटना की बात से पलटुआ का गम पिघल पिघल आंखों से बरसने लगा। अरे मर्दवा, तुम ठीक कहते हो। जब से ई हमारे देश में सूखा पड़ा है तब से हमारे माई बाप के साथ साथ खेत खलिहान सब बिलाए गवा है। वो दिन हमें खूब याद है जब हमार खानदान दही माखन से सूत उठते नहाए लेता था। क्या मिजाल कि हम केहू दिन मूस छछुंदर खाए के बारे में सोचे हों। सतुआ तक तो हम जने खाते नहीं थे, मालपूरी खाते थे, करमुआ के सांग सके परोठा से नाश्ता करते थे, अदरक डाल के छेरी के सुच्चा दूध का चाय चुसकते थे। जब बिहाने भोज के फोगरा से हम बाऊ संग नहाए धो के वापस आते थे तो माई छिपली भर भर के कोदो का भात और खेसारी का दाल हमसे ढिचकवाती थी। सांझी को इनार के आगे अलाव के नीरे बैठ के आलू भूज भूज नून संग चावते थे।
खरबुटना भी लफड़ लफड़ भागते हुए अपने सुनहरे अतीत में खोया हुआ था। उसने अपना याराना दिखाने के लिए अपना बायां हाथ पलटुआ के कंधे पर टिकाया हुआ था और दाएं हाथ से गाड़ खुजलाते हुए बेहद भावुक हुआ जा रहा था। पलटुआ, हमका भी वो जमाना ना बिसरत है। ये 10-12 बरिस में हमनी का जिंदगी दुश्वार हो गवा। बरसा कैसन होला हमें याद ना हवे। बस ई याद हवे कि जब हौले हौले खेतीहर जमीन झुराए के कड़कड़ाए पथराए गईल, तब ई ओडिशा जिला के ताल पोखरा पर लोग टूट पड़े। जब ताल तलिया भी खरखटाई गवा तो भूखे प्यासे लोग इनार में कूदने फांदने लगे। अरे हम जने कैसे कच्चा अनाज घुन और किरोना संग फांक जाते थे। जब पानी के संग संग दाना भी ना बचा तब हम आम के गुठली कचर कचर चबा के गुजारा करते थे। ओकरे बाद हम पेड़ पल्लू के पाती चबाए, पेड़न के राल लासा चाटे, दूसरे गांव में जाके गाय गोरू के गोबरों में से दाना बिन बिन खाए, पेड़न के खोह में हाथ डाली डाली के सारे चिड़िया और उनके अंडे बच्चे उसन उसन भकोस गए। फिर दियरों में भागते पराते खरहे खटवास भी डकार गए। गुह खाए और गर्मी से पछाड़ खाके जो कौवा चील गिर मर के सड़ गल गए थे उनके मांस खाए। बाद में जब जंगल जमीन सब जनावर से खाली हुई गवा तो हम जने मूस छछुंदर बिच्छू गोजर सांप पर टूट पड़े। तब तलक राय चौधरी के भुक्खड़ नौकर चाकर जाग गए थे। वो लोग अपना हक हमारी जमीन पर जमाने लगे और वहां से हमें बेदखल कर दिया। सो कीड़ा मकोड़ा खाने का हमारा सपना भी टूट गवा। बोलते बोलते खरबुटना की घिघी बध गई, लेकिन तब तक दोनों बतकही में खोए हुए तेज कदमों से खेतों के किनारे पहुंच चुके थे। सालों से तपती धूप के कारण रेह का चमकता आवरण दूर तक फैला हुआ था, जिस पर मूस पकड़ने वाले सैकड़ों काले भुजंगे लोग गड्ढे खोद खोद मूस तलाश रहे थे। इधर उधर उनके छटंकी बच्चे कलमुहे बंदरों की माफिक आग में मूस भून रहे थे। कुछ बच्चे भुने मूसों के छिलके उतारकर मजे से उन्हें करड़ करड़ चबाकर चटखारे ले रहे थे। दूर दूर तक जलते मांस की गंध के कारण खरबुटना और पलटुआ की भूख बेतहाशा बढ़ गई। पलटुआ ने उसकी आंखों में आंखें गड़ा कर देखा, फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी। मर्दवा, इचको भर मत घबराओ, हम अबही ई हरामजादों से गर्मा गर्म मूस छीन के लाते हैं। खरबुटना ने पहले उसे बड़ी आत्मीयता से छुआ, उसके बाद मेड़ के नीचे दुबक कर बदन सिकोड़ते हुए बैठने के अंदाज में लेट गया और लंगड़ा पलटुआ का करामात देखने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि आज उसे पेट भर ताजा भुना मूस भकोसने को नसीब होगा। पलटुआ चोर कदमों से झुराए सरपतों की आड़ में और घोरों के पीछे लौटते हुए नेवले की तरह रेंग रहा था। वह पास में ही चाव चाव करते बच्चों के एक झुंड के एकदम पास पहुंच गया। तभी अचानक तड़ी दामिनी की भांत उसमें तेजी आ गई। उसने बिल्कुल उनके बीच छलांग लगाई और जमीन पर पड़े कोई दर्जन मूस हड़बड़ हड़बड़ बटोर कर उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। बच्चे तो हदस कर बाऊ बाऊ चिल्लाते हुए इधर उधर बिखर गए। खरबुटना को पलटुआ की ढिठाई देख जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन जब तक वह उसके पास पहुंचकर उसे गुहारता कि दुम दबा के भाग रे खरबुटना, तब तक वहां के सभी सयाने लौंडे और मर्द अपने अपने हाथों में हंसुली खुरपी लाठी लिए चौकन्ना हो चुके थे। उन्हें यह कतई गंवारा नहीं था कि उनकी मेहनत की कमाई पर कोई ऐरा गहरा दांत गड़ाए। सो वे उसे धड़ दबोचने के लिए एक दूसरे को ललकारने लगे। पलटुआ और खरबुटना तो खतरों की सरहद लांघने के लिए जी जान से भाग रहे थे, पर कुछ पल बाद खरबुटना ने पीछे घूम कर देखा कि गुस्से में बौराए कम से कम 1.5 दर्जन मोटे तगड़े लोग उनके बिल्कुल पास आ चुके हैं। बस कुछ ही सेकंड में वे उनकी पकड़ में आ जाएंगे। पता नहीं वे उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। उनके पास आने के एहसास से उन्होंने अपनी गति और भी तेज कर दी, लेकिन तभी किसी ने अपनी लाठी उन पर फेंक कर मारी जो पलटुआ के पैर में उलझ गई। पलटुआ औंधे मुंह गिर गया। वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़े। खरबुटना की तो जान सूख गई। वह भागता गया। उसने पीछे मुड़कर यह भी देखने की जरूरत नहीं की कि उसके यार के साथ
कैसा बर्ताव किया जा रहा है। पलटुआ उनकी बेरहम पिटाई से ऐसे चीख चिल्ला रहा था जैसे कोई सूअर जिबह किए जाने से पहले आग की लपटों के ऊपर झुला झुला कर झुलसाया जाता है और उस वक्त वो बड़ा हृदय विदारक शोर मचाता है। कुछ क्षण बाद ही उसका चीखना अचानक बंद हो। खरबुटना को उसकी यक बयक खामोशी से बड़ा अजीब सा लगा। कोई आधा फर्लांग दूर जाकर जब उसे तसल्ली हो गई कि अब वह खतरे से दूर निकल चुका है, तब उसने रुककर सांस ली और जिज्ञासा से नजर उठाकर पीछे देखा। उसका तो रोम रोम कांप उठा। वे लोग उसे लात घूंसों से अधमरा करने के बाद उस पर हंसिए, खुरपी और गणासों से प्रहार कर रहे थे। खरबुटना सिसकारी मारकर चीख उठा। उसको यकीन हो गया कि उसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। उस घटना के बाद पलटुआ फिर कभी गांव जवार में दिखाई नहीं दिया। मुंहचोर खरबुटना समझ गया था कि बाबू साहेबों के मरभक्क कमकरों ने पलटुआ को मारकर उसकी लाश को वहीं कहीं मैदान में निपटा दिया होगा। मूस लूटने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं रहा होगा। वह देर रात तक जमीन टोह टोह कर उसकी लाश जोहता रहा। उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह फिर अपने खाने के जुगाड़ में लग गया। उसने टोले में किसी को नहीं बताया कि पलटुआ के साथ क्या हुआ। वह सच्चाई बताकर अपनी जान सांसत में डालने की कबाहट मोल लेना नहीं चाहता था। जब लोग उससे पूछते कि तेरा यार तो तेरे साथ ही रहा करता था, तो वह साफ सपाट कह देता, काजनी वो कहीं मूस धर रहा होगा, नहीं तो चारा पानी जोहते जोहते कहीं और चला गया होगा। उसके उत्तर से पलटुआ में गांव वालों की दिलचस्पी खत्म हो जाती। माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि आए दिन कोई न कोई अचानक ही गायब हो जाता और फिर दोबारा नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें किसी व्यक्ति की लंबी अनुपस्थिति से यकीन हो जाता कि वह या तो कहीं भूखा प्यासा मर गया होगा या किसी दूर के शहर में भीख मांगने निकल गया होगा। आमतौर से किसी को किसी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की मोहलत कहाँ थी। पेट के बारे में जो उन्हें आठों याम सोचना पड़ता था। लेकिन खरबुटना के जहन से पलटुआ कहाँ उतरने वाला था। उसका ख्याल आते ही उसका मन महसूसने लगता। बेचारा अपने वंश का आखिरी वारिस था। 5 जनों के परिवार में वही अकेला बचा था। उसका बाप फुक्कन तो 6 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था। तब रोजगार की इतनी मारामारी भी नहीं थी। लोग बाग खेती बाड़ी से बहुत पहले ही हाथ झाड़ चुके थे। खेतों में मजूरी करना गोईठा में घी सुखाने जैसा था। बोस घोष काश्तकारों के नलकूपों के उधार के पानी से कब तक वे अपने खेत सींचते। ग्रामीण बैंकों से 40% कमीशन पर कर्ज लेकर कब तक घाटे की खेती करते। भूखे प्यासे रहते हुए कब तक अपने पुश्तैनी धंधे से चिपके रहते। सो फुक्कन भी एकदम आजिज आ गया। एक दिन उसने अपनी मेहरारू भक जुगनी से कहा, अब हम झुराए खेतन में घाम में चाम झुलसाए झुलसाए अपना गांड काहे सुखाएं। ये बात पक्का बूझ लो कि हम अपना खेत बार बबुआनों के बेच के कोनो धंधा जमाएंगे। मखंचुआ सुझावत हो कि बाऊ तू इक्का चलाने का धंधा चालू कर दो। हमका उसका सुझाव जच गवा है। भगजोगनी ने अपनी खामोश आंखें मिचमिचाते हुए उसकी योजना पर अपनी मौन सहमति दे दी। फुक्कन तत्काल 1 लोटा पानी गटागट पीकर बाहर निकल गया। उसके बड़े बेटे मखंचुआ का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था। अब वह इतना सयाना हो गया था कि घर के अहम मामलों में उसके मशवरे को तवज्जो मिलने लगा था। पलटुआ अपने बड़े भाई के दर्द भरे चेहरे को देख एकदम से जल भन गया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वे दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। बस मखंचुआ उससे कुछ ही मिनट पहले दुनिया में आया था। इसका खामियाजा उसे इस कदर भुगतना पड़ेगा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। खैर, हफ्ते भर के जद्दोजहद के बाद जब उनकी झोपड़ी के सामने घोड़ी से जुती हुई नई नवेली इक्का गाड़ी खड़ी हुई, तब मखंचुआ ने पलटुआ को अपना फरमान सुनाया। सुन छुटकू, तू और बाऊ दोनों जने इक्का गाड़ी से रोजगार कमाओगे। स्टेशन से केवड़ा, जग्गीपुर और ठकरौली गांव तक पैसेंजरों का अप डाउन कराओगे। हम यहाँ गिरफ्ती में माई का हाथ बटाएंगे। इस हुक्म से मखंचुआ और बड़ा हो गया था। लिहाजा पलटुआ उसकी अवज्ञा करने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था, जबकि उसके माई बाऊ दोनों मखंचुआ के निर्देश पर मुंह सिले खड़े थे।
केवड़ा गांव में इक्का गाड़ी के बलबूते पर फुक्कन का परिवार बढ़िया खा कमा रहा था। गांव में उनकी धाक जमती जा रही थी। यूं तो पलटुआ अपने बाऊ के साथ पैसा कमाने में सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक अपने हाड़ मांस गला रहा था, लेकिन घर में दाना पानी के बंदोबस्त में मखनचुआ को कहीं ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। भिनसारे उठते ही उसे पानी की तलाश में कई कोसों दूर तक भटकना पड़ता था। चूँकि गांव के बनिए अकाल का लाभ उठाकर अपने सामान 10 गुनी कीमतों पर बेच रहे थे, इसलिए उसे भुजिया चावल, खेसारी की दाल, बाजरे का आटा, नून मसाला, तेल फुलेल वगैरह 20 कोस दूर शहर से लाना पड़ता था, बाकायदा पीठ पर लाद कर। पलटुआ के मन को बड़ी ठंडक मिल रही थी कि चलो उसका भाई घर बैठकर मौज नहीं उड़ा रहा है, बल्कि उसे उससे ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। एक दिन गजब हो गया। फुक्कन के नसीब को पहले से ही गांव वालों की नज़र लगी हुई थी। जब वो कुछ यात्रियों को उनके ठिकानों पर छोड़कर अपना खाली इक्का रेलवे स्टेशन के रास्ते पर दौड़ा रहा था, तभी उसकी घोड़ी एकदम से बिदक गई। उसकी गुहार पर पलटुआ ने तो पहले ही छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, पर फुक्कन घोड़ी की लगाम थामे हुए उसे पुचकारता रहा, लेकिन इस फन में वह नौसिखुआ होने के कारण कुछ नहीं कर सका। उसकी घोड़ी पतंग की माफिक इक्के को उड़ाते हुए मुख्य मार्ग से उठकर मैदान में भागने लगी। बेचारा फुक्कन डरा सहमा इक्के से चिपका हुआ उत्तेजित घोड़ी के शांत होने की प्रतीक्षा करता रहा। उसको यह भी समझ में नहीं आया कि उसे समय रहते इक्के से कूदकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। इसका नतीजा बड़ा बुरा हुआ। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अगर वह इक्के के पीछे या बगल में गिरता तो उसके बचने की गुंजाइश होती, पर वह तो इक्के के आगे औंधे मुंह गिरकर घोड़ी के पैर में उलझ गया, जिससे रौंदाकर उसकी तत्काल मौत हो गई। बेचारा फुक्कन तो मर गया, लेकिन उसकी मौत का गम भूख से जलते पेट के आगे बिल्कुल बौना पड़ गया। मखनचुआ जैसे तैसे अपने बाप का क्रियाकर्म निपटा करके 2 रोटी कमाने के जुगत में लग गया। उसके सामने वही इक्का गाड़ी चलाकर रोजी रोटी कमाने का एक आसान माध्यम था। मन में बड़ी हिचक भी थी, क्योंकि उसी इक्के से गिरकर उसके बाप की मौत हुई थी, पर उसने अपने मन को सख्त करके उस झक्की घोड़ी की लगाम संभाली। उस दुर्भाग्य में संघर्ष करने के लिए पलटुआ ने दाजा हिसका को तौबा कर मखनचुआ के साथ इक्के में बैठ यात्रियों से किराया वसूलने लगा। बहरहाल भगजोगनी रोज रात को सपने में अपने मुए मर्द के भूत को देखकर नींद में ही बाऊं बाऊं करने लगती। वह देखती कि फुक्कन का भूत उसी इक्के पर सवार होकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला जा रहा है। वह एकदम आतंकित हो जाती। सुबह उठकर जब वह सपने वाली बात लड़कों को बताती तो वे ठठाकर हंस पड़ते। मखनचुआ तत्काल बोल पड़ता, माई ई बूझ लो कि हमार बाऊ मुई गए तो क्या हुआ, वो हमसे हम सबन का रक्षा करते रहेंगे। पर उसकी बात से उसे कुछ क्षण के लिए ही ढांढस बनता। वह 24 घंटे उनकी सलामती के लिए भगवान से विनती करती होती और फुक्कन की आत्मा का ध्यान करके बड़बड़ाती रहती कि तू अब तो मानुष से देवता बन गए हो, सो हमार बच्चन का रक्षा करना, हम बुढ़िया का उन्हीं का सहारा है। लाख मिन्नतों के बावजूद एक दिन उस सन की घोड़ी का मिजाज फिर बिगड़ गया। जानवर तो जानवर ही ठहरा, सिर चटकाती धूप ने उसे फिर शैतान बना दिया। इस बार वह तब मुख्य रास्ता से छोड़ ऊबड़ खाबड़ दियर में भाग खड़ी हुई, जबकि उस इक्के पर कुल 11 लोग सवार थे। उसकी लगाम थामे मखनचुआ का तो जैसे डर के मारे सारा खून ही जम गया। इक्के के पीछे लटका पलटुआ पके आम की तरह चू गया। लेकिन इसे भगवान का चमत्कार कहो या फुक्कन की आत्मा का जोर, जो इक्के का एक पहिया एक बैग धूप से फटी एक मोटी दरार में फंस कर रह गया। इक्के पर सवार किसी यात्री का बाल भी बंका नहीं हुआ, पर इक्के से उतरते ही मखनचुआ पीछे भागा, दर्द से कराहते पलटुआ की चोट सहलाने। पलटुआ की चुटहिल दशा देखकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके पैर की हड्डी खिसक गई थी और खोपड़ी भी फट गई थी। फुक्कन के परिवार ने कभी अस्पताल नहीं देखा था। बीमारी अजारी में महाकंजर झुनका वैद्य से दवा दारू कराते थे, लेकिन पलटुआ के इतने बड़े घाव का इलाज झुनका कैसे कर सकता। उसके तो देखते ही हाथ पांव फूल गए।
उसने खुद सलाह दी कि पलटुआ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराओ। वे पूरे पूरे 16 दिनों वहां तक रहे। माई भगजोगनी और बहन मनरौतिया हाव हाव रोकर अपनी पीड़ा दीवारों से बयां कर रही थी। मखनचुआ ने इलाज के लिए कहाँ कहाँ से पैसे उगाए थे, उन्हें क्या पता। उसने पहले घोड़ी बेची, फिर इक्का, आखिर में 2000 रुपये पर अपनी झोपड़ी दादू मुखर्जी के हाथ गिरवी रख दी। बस छोटकू की जिंदगी बचाने की ख्वाहिश थी और कुछ नहीं। जब पलटुआ चंगा होकर बाहर आया तो वह थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन उसे अपने लंगड़ेपन से उतनी शिकायत नहीं थी जितना अपने इलाज के कारण आई कंगाली से। वह माथा पकड़कर बैठ गया। भैया, हमका जिंदगी देने के वास्ते तुमने इतने जनों का जिंदगी मेट दिया है। तबीयत से खाए को भी नहीं जुड़ता था, अब तक घाम में उसन के और रात में उघारे सुई के कैसे जिंदगी गुजारेंगे। मखनचुआ ने बकबकाते हुए पलटुआ के कंधे पर हाथ धरा। छोटकू, तू तनिक भी मत घबरा, जब तलक हम जियत हई तुम केहू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम जी छोड़ के मेहनत करेंगे और तुम जनों का पेट पालेंगे। यूं तो सारा जिला जवार अकाल और भूख की परवान चढ़ा हुआ था, लेकिन स्वर्गीय फुक्कन दुसाद का परिवार जिन दुर्दांत परिस्थितियों से जूझ रहा था उसका बयान करना बेहद तकलीफदेह है। वे दिन भर मेहनत मजूरी करते और रात को गांव से लगने वाली सड़क के किनारे सो जाते। मर्दों का खुलेआम खरहरी जमीन पर सोना तो ज़्यादा अस्वाभाविक नहीं होता, लेकिन जवान लड़की का इस तरह सोना आने जाने वालों का कहाँ सुहाता है। भगजोगनी भभकती जवानी से गदराई अपनी बेटी मनरौतिया के अल्हड़पन से ऊब कर उसे पहले से ही बरसती रही है। गली गली ऐसे चूची झुलावत के डांड मटकावत के मत घूम, नहीं तो गांव के बौराए बोका तो ही चढ़ जाएंगे। उसने ठेकेदार मजूमदार के लफंगे लोंडों को उसके पीछे मंडराते हुए कई बार देखा था और उसे हर बार उनसे आगाह भी किया था। मनरौतिया रात भर सड़क किनारे सोते सोते कसमसा कर करवटें बदलती और बार बार उघारी हो जाती। ऐसे में भगजोगनी अपना लुग्गा उतारकर उसके नंगे बदन पर डालती रहती, पर लाख कोशिशों के बाद भी एक दिन अनहोनी घट ही गई। जिन वहशियों की आंखों में मनरौतिया की जवानी चुभ रही थी, वे उसे आधी रात को सोते वक्त मुंह दबाकर निचाट में उठा ले गए। उसके दोनों जवान भाइयों को इसका खटका तक नहीं लगा। बेचारे भिनसारे से शाम के 8 बजे तक ईंट के भट्टे पर सांचों में ईंट ढालते ढालते इतने थककर चूर हो गए थे कि वे नींद में गाफिल जिंदा लाश बन गए थे। सुबह उठते ही वे अपनी बहन के गायब होने पर हकबका गए। वे दोपहर तक उसे ढूंढते रहे। उन्हें यकीन हो गया कि उनके साथ जो नहीं होना चाहिए था वह घटित हो चुका है। उन्हें बर्बरतापूर्वक लूटी पीटी अपनी बहन की लाश दूर एक उजड़ी झोपड़ी में मिले, जिसे कुछ गीदड़ और सियार नोच रहे थे। मखनचुआ ने झट अपना मैला कुचैला कुर्ता उतारकर उसके नंगे जिस्म को ढक दिया। माई भगजोगनी की आंखें तो उसे देखते ही पथरा गई, जीभ तलवे से चिपक गई। पलटुआ अपनी माई को खींचकर बोझ के सूखे पोखरे की आड़ में समझाने बुझाने ले गया। जाते जाते उसने मखनचुआ को आंख मारकर इशारा किया कि मनरौतिया की लाश को कहीं ठिकाने लगाना ही सही होगा, नहीं तो माई रो रो कर पगला जाएगी। बेचारा मखनचुआ करता क्या। पलटुआ के जाने के बाद वह लाश के आगे घिघियाकर घंटों रोता बिलखता रहा। फिर उसने वहीं एक गड्ढा खोदा और मनरौतिया की लाश को उसमें लुढ़काकर उसे मिट्टी से तोप दिया। उसे रीति रिवाज निभाने का तो कोई ख्याल ही नहीं आया। परिवार के छोटा होने पर मखनचुआ को खाना खर्चा के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती थी। जब तक मनरौतिया जिंदा थी उसकी खुराक देखकर तो भगजुगनी की आंखें निकल जाती थी। वह जोर से बड़बड़ाती, ये डाइन का पेट है कि मराड़। इस पर भी जब वह थाली नहीं छोड़ती तो वह उसे लतियाती हुए झोटा पकड़कर जमीन पर धकेल देती। भगजुगनी की आंखें यह सब याद करके बरसने लगती। एक दिन तो वह एकदम भावुक हो गई, दहाड़े मार कर रोने लगी। यदि हमका मालूम होता कि मनरौतिया इतनी जल्दी मुँह जाएगी तो हम ओके आधा पेट खाना काहे खिया के सुआते रहते। ई बुढ़भकाई करके हम जने जिंदगी भर पछती आएंगे। उस वक्त दोनों लड़कों की आंखें भी छलछला गई थीं। मखनचुआ को कभी कभार शहर भी जाना पड़ता था। पलटुआ का विचार था कि उसका बड़ा भाई वहाँ किसी रोजी रोटी की फिराक में जाया करता है।
लेकिन एक दिन जब वह शहर से लौटा तो उसके हाथ 3 छरहरे जवान भी थे, अजूबे से जीन्स के पैंट शर्ट पहने हुए। उसने पलटुआ के कान में फुसफुसा कर कहा, छोटकू, ये लोग हमारे जानने वाले हैं। शहर में हम जब जाते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं, हमारे दोस्त हैं। वो का कहते हैं कि कामरेड हैं, माने कि ये लोग नस्कल लोग हैं, गरीबन की सुभिस्ता के वास्ते कुर्बानी देते हैं। ये लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जब सेठ से ठाड़ी लोग अत्याचार करे तो हमें बताओ, हम उन हरामखोरन को सीधा कर देंगे। पलटुआ को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वह इधर उधर बकर बकर ताकता रहा, लेकिन जब उसने उनके थैले में झांक कर तमंचा करौली फरसा देखा तो वह बिल्कुल बौरा आ गया। वह अपने बड़े भाई की गर्दन पकड़कर एक ओर खींच ले गया और आंखें तरेर कर गुर्राने लगा, भैया, हमका तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। ये तुम मनरोतिया की इज्जत लूटने वालन और उसको मारने वालन को ऊपर पठाना चाहते हो। ठेकेदार और महाजन के आवारा पूतों से दुश्मनी मोल लेके अपनी नटई ओखली में देना चाहते हो। नस्कली जने बस लहू के प्यासे होते हैं, आदमी को जनावर सरीखा काट देते हैं। हम तुमको बरस देते हैं कि जद इन लोगन के बहकावे में आकर कुछ उल्टा सीधा किया तो हम जने में से केहू नहीं बचेगा, वो लोग हमें निर्वंश कर देंगे। मखनचुआ पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे बोका कहते हुए फिर उन शहरियों के पास जाकर उनसे बतियाने लगा। पलटुआ उन्हें पलट पलट कर घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वे कहीं चले गए। तभी भगजोगनी कुछ गोईठे और लकड़ी बिन बटोर कर आई और मेड़ की आड़ में लिट्टियां पात पात कर सेकने लगी। दोनों लड़के भी वहीं बैठकर नून से लिट्टियां चबाने लगे। साए साए सन्नाटा दूर तक फैला हुआ था। पलटुआ ने तो जैसे कुछ न बोलने की कसम खा रखी थी, अन्यथा वो हमेशा पिटिर पिटिर बोलता ही रहता था। लेकिन जब चुप्पी का लंबा होना सभी को अखड़ने लगा तब मखनचुआ बरबस ही बोल पड़ा, माई, उस शहरी जने फेन आए थे। भगजोगनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन पलटुआ को समझ में आ गया कि माई और बड़कू के बीच पहले से कुछ पक रहा है। पलटुआ के भी अपना प्लान बता दे। भगजोगनी की बात सुनकर पल भर के लिए दोनों की निगाहें परस्पर टकराई। उसके बाद पलटुआ बहटियाने लगा। भगजोगनी को यकीन हो गया कि पलटुआ को यह सब रास नहीं आ रहा है, लिहाजा उसने साहस बटोर कर फिर कहा, बचवा, तुहार भैया नस्कल पट्टी में शामिल हो रहा है। वो चाहत है कि तुहू उनमें शामिल होके अपनी मनरोतिया का बदला ले। उसकी बात पूरा होने से पहले पलटुआ बरस पड़ा। उसकी इच्छा थी कि फिजूल के चक्कर में न पड़कर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दादू मुखर्जी से अपनी गिरवी जमीन छुड़ा ली जाए। मौसम तो एक न एक दिन करवट लेगा ही, फिर बरखा होगी, खेत लहलहाएंगे, खलिहान सजेंगे, अनाज पछोड़े जाएंगे, चावल उसन कर छाने बघारे जाएंगे, मज़े से भाजी तरकारी से दाल भात जीवेंगे। खाली समय में पतंग उड़ाएंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। क्या राय मुखर्जी बोझ घोष से हमेशा उनकी दुश्मनी ही ठनी रहेगी? उनके लौंडे फिर आकर उनसे कहेंगे, पलटुआ, चल मछली मारने चलें। मर्दवा उन्हें आग में भून भून कर मछली खाएंगे। उसका सुहाना दिवा स्वप्न मखनचुआ द्वारा उसके कंधे पर हाथ रखे जाने से टूट गया। छोटकू, ई बूझ लो कि हमारा खून उहे दिन से जल रहा है जौन दिन से हमारी मनरोतिया का। बस ये बूझ लो कि हम खून का घूंट पी पी के रह रहे हैं। हम ठेकेदार का लंदन का ऊपर का राह दिखा के मैं परिवार शहर भाग पर आएंगे। पलटुआ फिर छिटक कर भाग खड़ा हुआ। वह दूर से ही चिल्लाने लगा, भैया, हम तुम्हार प्लान में कभू शामिल ना होंगे। हम यहीं रहेंगे, अपन जिंदगी बबुआनों संग सुहाहा कर देंगे, लेकिन तुम्हार शहरियन के साथ ना देंगे। मखनचुआ माथा पकड़कर अपनी माई के बगल में बैठकर बतियाने लगा। पलटुआ लंगड़ाते हुए पोखरे की ओर चला गया। जब अंधेरा घिर गया तो वह नक्सली लड़के फिर आए। देर रात तक वे खुसुर फुसुर बतियाते रहे। पलटुआ सोने का बहाना बनाकर उनकी बातें सुनता रहा। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी माई और भैया के साथ शहर कभी नहीं जाएगा, भले ही भूख उसका काम तमाम कर दे या ठेकेदार के गुंडे उसे मार डाले। जब नक्सली लड़के उसकी योजना का पक्का होने का संकेत देकर चलने को हुए तो पलटुआ के कान खड़े हो गए। वह समझ गया कि इस भीषण गर्मी में गांव में कोई कहर बरपने वाला है।
उसने नक्सलियों के काले कारनामों की रोमांचक कहानी कई बार सुनी है। उसे दुख था कि उसका ही भाई एक ऐसी कहानी का मुख्य हिस्सा बनने जा रहा है। उसके बाद कई दिनों तक वे लड़के नहीं आए। एक रात पलटुआ को कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। वह लेटे लेटे आसमान में टूटते तारों को गिन रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि मखनचुआ रोज की तरह लेटते ही नींद की चपेट में क्यों नहीं आया था। उसके हाव भाव में बड़ी बेचैनी थी। माई भी उधेड़ बुन में दूर बैठी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पलटुआ को किसी अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था। जैसे ही उसने चीकट गमछे से अपने सिर को जोर से बांधा और पंजों को 2-3 बार अपने हाथों से दबाया कि तभी उसे नींद ने दबोच लिया। फिर उसकी नींद पर शामत तब आई जब कट्टों की फायरिंग से सारा आसमान दहल रहा था। उस वक्त रात का तीसरा पहर था और सारा गांव नींद की जबरदस्त गिरफ्त में था। वह हदस कर उठ बैठा, लेकिन उसे अपनी माई और अपने भाई को वहां से नदारद पाकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर तक वह आंखें मलते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करता रहा। इसी दरमियान मखनचुआ 3 लौंडों के साथ हड़बड़ हड़बड़ भागता हुआ वहां आया और उसकी बांह पकड़कर घसीटने लगा। चल रे पलटुआ, भाग यहाँ से, हमनी का काम हुई गवा। ऊ जानवरों का मैं परिवार ऊपर का टिकट कट गवा। हमार करेजा ठंडा हुई गवा। मनरोतिया का आत्मा का शांति मिल गई। जब वह ठाया ठाया हंस रहा था तभी पलटुआ अपनी बाँह छुड़ाकर भाग खड़ा। मखनचुआ ने तीनों नक्सली लौंडों को मदद के लिए गुहारा। अरे कामरेडो, हमार छोटकू को धर लो, ओकरे बिना हम शहर ना जावेंगे। तदनंतर वे कुछ देर तक पलटुआ को पकड़ने के लिए उसके पीछे ऐसे दौड़ते रहे जैसे बच्चे छुआ छुअंता खेल रहे हों। पर पलटुआ कहने को लंगड़ा था, वह तो चौकड़ी भर भर उनसे कहीं तेज दौड़ रहा था। इसी दरमियान पलटुआ अंधेरे का लाभ उठाकर घोरों की खो में छिपते लुकाते अचानक दृश्य से ओझल हो गया। वे बेचैनी में काफ़ी देर तक उसे ढूंढते रहे। आदमकद घोरों के इर्द गिर्द उसे टटोलते रहे, पर वह तो फुर्र हो चुका था। मखनचुआ मखाकर बिलखने लगा, ई छोटकू कहवा बिलाई गवा, कहवा भाग पर आए गवा। जब माई पूछी कि छोटकुआ कहवा है तो हम ओके का जवाब दे। इसी बीच कुछ लोगों के आने की आहट पाकर उनके कान खड़े हो गए। वे टोही लोग जमीन पर लाठियां बजाते हुए अपराधियों के निशान जोड़ रहे थे। एक कामरेड फुसफुसाया, तेरे भाई के चक्कर में हम सभी जने धरे जाएंगे, वो लोग हमें बेमौत मार देंगे। लाचार मखनचुआ करता क्या, अपनी जान और माई की खातिर उसे अपने साथ दुम दबाकर भागना ही पड़ा। अलहदी पलटुआ कई दिनों तक खरबुटना की मड़ई में सिर छुपाकर कथरी ओढ़ सोता रहा। उसने खरबुटना को झूठ ही बता दिया था कि ठेकेदार के गुंडे उसके भाई और माई को पीटते हुए कहीं लेके गए हैं। लेकिन अकेला खरबुटना 1 से 2 होकर मन ही मन खुश हो रहा था। अब रात को अकेले सोते वक्त उसे अपने माँ बाप के भूतों से डर नहीं लगेगा। वह उसकी पीठ सहलाते हुए उसके बगल में बैठ गया। मर्दवा, इसको भर मत हो जियाओ, हम हई न तोहार परिवार न रहल तक का भवा, हम तुम्हें भाई सरीका मोहब्बत दे। उसके अपना तो प्रदर्शन से अभिभूत पलटुआ घिघिया घिघिया कर रो पड़ा। खरबटना ने उसे स्नेह सिक्त बाहों में पुरजोर भेंट लिया। उन बीती घटनाओं को याद कर खरबुटना एकदम भावुक हो रहा था। पलटुआ का याराना वह कैसे भूल सकेगा। वह अचानक बड़बड़ाने लगा, जा रे पलटुआ, ई दुनिया में तोहार गुजारा कैसे होता, तू आपन परिवार संग सरग में मौज कर। उसने पलटुआ को घसीट कर ले जाने वाले वहशियों की ओर से अपनी निगाहें फेर ली और दोनों हाथों से कान पकड़कर कसम खाने लगा, अब यहाँ हराम के मुंह छछूंदर के फेर में कबहू ना पड़ेंगे। वह खुद से बेहद मुहाने लगा। उसने बार बार अपने हाथ चूमे। काश माई ने भी उसे इस तरह प्यार किया होता। उसने चलते चलते पिच्च से थूका, हरामजादी उमाई ही डाइन थी, डाइन नागिन थी जो अपने परिवार के कच्चे चबा गई। बाऊ उसे कितना मोहब्बत करते थे, हरदम जान छिड़कते थे, लेकिन उस सुच्चा प्यार का नतीजा ये निकला कि बुजरी ने अपने आशिक राय चौधरी से मिलकर हमारे सोचबक बाऊ का काम तमाम करवा दिया। वो राण चौधरी का सामने कैसे मटक मटक डोलती थी। हमारे बाऊ तो ओकरे चाल चलन पर कबहू शक नहीं किए, लेकिन हम जानत रहे कि हमार माई का थी। वो ससुरी अपने गोर चाम पे कितना गुमान करती थी। खटिक जात में ऐसन गोरू मेहरारू कहूँ ना देखी। जरूर कोनो मुखर्जी
टैगोर का बीज से पैदा भई होगी बजरी। तभी जोरों की अंदर से खरबुटना की आंखों में रेह भर गया। वह एक तो गर्म हवा, दूसरे तेज धूप से उसका बदन सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। सिर बुरी तरह टनक रहा था। जोरों की भूख से उसकी अतड़ियाँ अंदर की ओर खींची जा रही थी। उसने फटे होठों से बहते खून को जीभ से चाट चाट साफ किया, लेकिन उसका मन वहीं बैठकर सुस्ताने को कर रहा था। वह वहाँ बैठकर सारी बातें क्रम से याद करना चाह रहा था। वह जमीन पर रेह को खुरचने लगा। अचानक एक अपराध बोध से उसने अपनी उंगलियां हटा ली और खुरचे हुए स्थान को रेह से भरने लगा। वह उजली रेह उसकी छोटी बहन की याद दिला रही थी। उसकी चमड़ी भी रेह जैसी चमकदार थी, तभी तो उसके बाऊ ने उसका नाम रेहवा रखा था। 12 साल की होते होते वह और चिकनी चुपड़ी हो गई थी। जिस्म का उफान बेकाबू हुआ जा रहा था। जवानी भभक रही। जब माई उसे अपने साथ बबुआनों के यहाँ काम के बहाने ले जाने लगी तो उसका मन किसी अज्ञात भय और शंका से चिंतित रहने लगा था। पर उसे पूरा भरोसा था कि रेहवा उसकी माई जैसी नहीं थी। उसने तन तो माई जैसा पाया था, लेकिन मन अपने बाऊ का। इसी कारण वह उसे बहुत मानता था। अपने बाऊ के बाद वही तो उसका बाप सरीखा बड़ा भाई था। इस नाते उसे पता था कि उसे अपनी बहन की किस प्रकार हिफाजत करनी है। जब बुरा समय शुरू हुआ तो भी वह उसके प्रति अपनी फर्ज अदायगी में कोई कोताही नहीं बरतता था। अपनी माई की बुरी छाया से उसे पहले ही मुक्त करा दिया था। इसके प्रतिशोध में माई ने उनसे अपना नाता तोड़कर राय चौधरी की होकर रह गई थी। वहीं वो सारे कर्म करती थी। उसे अपने पेट के जायों को कभी देखने की इच्छा तक नहीं करती थी। कई दिनों बाद वह एक दिन अचानक आई। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। आते ही वह अपनी बातों से उनके कानों में शहद टपकाने लगी। पता नहीं खरबुटना भी उसकी बातों में कैसे आ गया। रेहवा तो एकदम से फुसल कर उससे चिपक गई। जब वह उसे अपने साथ चौधरी के घर ले जाने लगी तो खरबुटना को भी जाने क्या हो गया था कि उसने कोई नानुकुर नहीं किया। वह रेहवा को रोककर कहता भी क्या। उसे तो वह 2 दिनों से ढंग का खाना भी नहीं खिला पाया था। पर रेहवा के जाने के बाद उसका मन सशंकित रहने लगा। मालूम नहीं उसकी माई के मन में कैसा विषैला ब्याल पल रहा था, जिसके डसने से रेहवा पर बर्बाद हो सकती थी। जब रेहवा की बाट जोहते जोहते 3 दिन बीत गए तो खरबुटना का माथा ठनका। पैसे के आगे तो उसकी माई को कुछ भी नहीं सूझता था। कहीं माई ने रेहवा की इज्जत पर भट्टा तो नहीं लगा दिया। वह आंधी की तरह धड़धड़ाते हुए राय चौधरी के बेडरूम में घुसा। वहाँ उसने अपनी माई को जिस रूप में देखा उसे याद कर उसका मन आज भी घिरना उठता है। चौधरी उसकी सेवा के लिए रोज 5 रुपए देता था, साथ में 2 जून का खाना और पता नहीं क्या क्या। खरबुटना ने आंखें फेर कर बड़ी गैरियत से अपनी माई से पूछा, रेहवा कहाँ हो? किंतु वह चुपचाप कुटिल मुस्कान से उसे देख रही थी। तभी चौधरी के इशारे पर उसके नौकरों ने उसे वहां से धकेलते घसीटते हुए बाहर खदेड़ दिया। एक ने कहा, तेरी माई ने उसे भुवनेश्वर भेज दिया है। खरबुटना यह सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माई इतनी बुरी कैसे निकल गई कि सिर्फ थोड़े से आराम और सुख हासिल करने के लिए वह अपने बच्चों को नीलाम करने पर तुली हुई है। लाचार और बेबस खरबुटना वापस अपनी मड़ई में आ गया। कुछ दिनों बाद अफवाहों से पता चला कि उसकी माई ने रेहवा को महज 40 रुपए पर एक खूंसट बुढ़े को बेच दिया था। वह दांत किटकिटा कर रह गया था। वह बैठे बैठे उकताकर गर्मी से पड़पड़ाती जमीन पर लेट गया। इससे उसे आराम मिला, क्योंकि बवंडर उसके नाक, कान और आंख में 1.5 सेर मिट्टी नहीं झोंक पा रहा था। लेकिन उसे अपनी इस हरकत पर बड़ी हंसी भी आ रही थी। आखिर वह रेत और रेह से कब तक बचा रह पाएगा? एक दिन वह इसी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। उस वक्त जैसे जैसे आंधी तेज होती जा रही थी, उसका मन भी बेहद चंचल हुआ जा रहा था। उसकी माई उसके दिमाग पर बुरी तरह हावी थी। पता नहीं इस वक्त वह कहाँ होगी, इस दुनिया में है भी या नहीं। जब लोगों ने उसे बताया कि उसकी माई राय चौधरी के घर से लापता है तो उसे बेहद सुकून मिला था। बाद में उसने बड़ी अलगर्जी से इधर उधर तलाशने की कोशिश की थी। फिर उसने यह सोचकर उसका ख्याल लाना भी छोड़ दिया कि अगर वह होती भी तो वह उसके सामने कोई न कोई बवाल खड़ा करती होती। वह यकायक उठ खड़ा हो गया। धूल धक्कड़ बढ़ता जा रहा था। उसने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। खड़े होने की कोशिश की तो फिर जमीन पर लुढ़क गया।
उसे हैरत हो रहा था। उसने अनुभव किया कि उसकी हालत अजीब सी होती जा रही है। उसका सिर सुन्न होकर झन्न झन्न कर रहा था। उसने बमुश्किल सिर घुमाकर अपने बाएं हाथ को देखा, जिसे वह उठा नहीं पा रहा था। बड़ी कोशिश करके उसने अपना सिर एक पत्थर पर टिकाया, परंतु तूफान ने उसे जमीन पर औंधे मुंह पटक दिया। वह बार बार पटकनी खा रहा था। वह एक बैग भयभीत तो उठा। उसे लगा कि सूरज की किरणें उसके चारों ओर अंधेरा फैला रही हैं और धुएं सुलग रहे हैं। वह पूरे होश में था। उसने देखा कि एक काले से विशालकाय जानवर पर कोई दानवी शक्ति उसे जबरन उठाकर अपने पीछे बैठा रही है। वह रुआंसा होकर बेतहाशा चिल्लाने लगा, ना, हम ऊपर ना जाइब, हम इहवें रहब, रेत खाइब, रेत पियब। बेशक वह बेहद आतंकित होकर बड़बड़ा रहा था। तभी उस डर ने उसमें अजीब सी फुर्ती भर दी। वह उठ खड़ा हुआ और इधर उधर भागने लगा। फिर बैठकर रेत फांकने लगा। वह कई मुट्ठी रेत फांक गया। उसके बाद उसने खड़ा होकर अपना शरीर सीधा करने की कोशिश की, पर प्रचंड आंधी ने उसे धड़ाम से गिरा दिया। उसे लगा कि जैसे किसी राक्षस ने उसके मुंह और पीठ पर सैकड़ों झापड़ जड़े हों। तूफान से भूचाल सा आ गया। उसने देखा कि मड़इयों के छप्पर कई गज ऊपर उड़ने के बाद नीचे गिर गिर कर ध्वस्त हो रहे हैं। पत्थरों के टीले धड़धड़ा कर धराशायी हो रहे हैं। शेर सवा शेर वाले पत्थर कागज की तरह उड़ रहे हैं। सूखे ताड़ और खजूर के पेड़ जैसे गश खाकर गिर रहे हैं। उसने देखा कि रेत ऐसे बह रही है जैसे नदियों में ताबड़तोड़ लहरें चल रही हैं। तभी उसने पहाड़ जैसे एक भारी धुंध को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने आंखें बंद कर ली। रेत के उस पहाड़ ने उसे पूरी तरह ढक दिया। उसे लगा कि उसके ऊपर से रेत की नदी अविराम बह रही है और वह उसके नीचे आराम से लेटा हुआ है। इससे ज़्यादा उसे सुकून कहाँ मिलेगा। लेकिन एक दिन उस नदी का बहाव जरूर थमेगा। तब वह उठ खड़ा होगा, एक नए एहसास के साथ, भूख के साथ, ऐसी ही धींगा कुश्ती करने के लिए। साहित्य के रसिक श्रोताओं, इस कहानी में मैंने पात्रों के वार्तालाप और कथोपकथन में आंचलिक शब्दावलियों का प्रचुर प्रयोग किया है और यत्र तत्र स्लैंग अभिव्यक्तियां भी दी गई हैं। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। ऐसा मैंने पात्रों की ग्रामीणता को निखारने के लिए किया है ताकि पृष्ठभूमि को यथार्थ परक बनाया जा सके। मित्रों, इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। कहानी पर आपकी समीक्षात्मक टिप्पणियां भी निवेदित है। धन्यवाद।